अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज में से एक है जिसे 20th सेंचुरी में पेश किया गया और इसने 20th सेंचुरी में लोगों के दिमागों पे बहुत ही ज़्यादा राज किया। बेसिकली तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, लेकिन इसे बाद में क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग के साथ भी एसोसिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से अब ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी के तौर पर पढ़ाई जाती है। बेसिकली यही वो थ्योरी थी जिसकी वजह से अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जैसी फील्ड वजूद में आई। तो जाहिर बात है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को इस थ्योरी का अच्छे से समझ आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इस थ्योरी के बारे में मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे और इसके सारे कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह ये थ्योरी वजूद में आई, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे इतनी फेमस हुई और फिर कैसे इस साइकोलॉजिकल थ्योरी को लैंग्वेज लर्निंग के साथ एसोसिएट किया गया और फिर किस तरह ये थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गई। और एंड में हम ये देखेंगे कि आखिर आज के दौर में हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ में इस थ्योरी का कोई यूज़ है भी या ये थ्योरी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ होता है 1890 की दिहाई यानी 1890s से, जब एक रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव ने एक डॉग का मुशाहिदा किया। पावलोव ने क्या देखा कि जब उस डॉग ने अपने मालिक को अपनी तरफ आते हुए देखा तो डॉग के मुंह में पानी आ गया, यानी कि उसके मुंह में सलाइवा क्रिएट हो गया। सेम उसी तरह जिस तरह हम अपने किसी फेवरेट फूड को देखते हैं या उसकी खुशबू को सूंघते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या थी कि डॉग ने अभी तक सिर्फ अपने मालिक को देखा था, ना अपने खाने को देखा था, ना उसकी खुशबू सूंघी थी। बहरहाल उसका मालिक उस डॉग के पास गया, उसने उस डॉग को खाना दिया और फिर चला गया। लेकिन पावलोव थोड़ा कंफ्यूज रहा कि ये कैसे हुआ। उसने इस बिहेवियर को समझने के लिए अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने डॉग के खाने के साथ एक बेल को एसोसिएट कर दिया। बेल को एसोसिएट करने का मतलब ये है कि पावलोव जब भी अपने डॉग को खाना देता तो उससे पहले वो उस बेल को बजाता। तो जब उसने ये अमल काफ़ी मरतबा रिपीट किया तो उसके अपने डॉग को भी समझ में आ गया कि जब ये बेल बजती है उसके बाद मुझे खाना मिलता है। तो एक वक्त ऐसा आया कि कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई कि जैसे ही पावलोव अपनी बेल को बजाता उसके डॉग के मुंह में भी सलाइवा क्रिएट हो जाता। Soon the sound alone made the dog drool. तो इस एक्सपेरिमेंट से पावलोव ने क्या प्रूव किया या क्या साबित करने की कोशिश की? पहली बात तो पावलोव ने ये बोली कि बिहेवियर्स को साइंटिफिकली स्टडी करना पॉसिबल है। कोई इंडिविजुअल अपना बिहेवियर क्यों परफॉर्म कर रहा है उसके रीजंस जानना पॉसिबल है। उसके बिहेवियर का सारा इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड पर नहीं होता। अगर हम उसके रीजन को जानने की कोशिश करेंगे तो हम उसके बिहेवियर्स के रीजंस तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, उसने ये प्रूव किया कि अगर हम एक नेचुरल स्टिम्युलस को किसी न्यूट्रल चीज़ के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमें उस स्टिम्युलस से जो रिस्पांस मिलता है, हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि उस न्यूट्रल चीज़ से भी वही रिस्पांस मिलेगा। यानी कि इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसको उसने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया, इस क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिम्युलस डॉग का वो फूड था, लेकिन जब उस स्टिम्युलस के साथ एक न्यूट्रल चीज़ यानी कि उस बेल को एसोसिएट किया गया तो एक टाइम ऐसा आया कि हमें उस स्टिम्युलस से जो रिस्पांस मिलता था, यानी उस स्टिम्युलस को देख के डॉग के मुंह में सलाइवा क्रिएट होता था, वही सेम रिस्पांस या वही सेम बिहेवियर हमें उस बेल के बजने पर भी मिलने लगा, जो कि उस स्टिम्युलस के रिस्पांस में देखने को मिलता था। अब यहाँ इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट यानी इस क्लासिकल कंडीशनिंग में तो स्टिम्युलस वो डॉग का फूड था, लेकिन स्टिम्युलस उसने इसको जनरली बोला था, यानी कि स्टिम्युलस कोई भी वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कोई बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1910 की दिहाई में। तो 1913 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। इस आर्टिकल में जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया, उसके उसूलों को बताया और इंडिविजुअल्स के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को साइंटिफिकली स्टडी करने पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया। जॉन बी वॉटसन का ये आर्टिकल बिहेवियरिज्म का ऑफिशियल स्टार्ट या बिहेवियरिज्म की ऑफिशियल बिगिनिंग मानी जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना कि बिहेवियरिज्म कब शुरू हुआ। बिहेवियरिज्म की थ्योरी 1913 में जॉन बी वॉटसन के इस आर्टिकल के साथ शुरू हुई। उसके बाद जॉन बी वॉटसन ने 1919 में अपनी एक और बुक भी पब्लिश करवाई जिसका नाम साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट था।
इस बुक में उसने बिहेवियरिज्म की मज़ीद वजाहत की, लेकिन जॉन बी वॉटसन का बिहेवियरिज्म की थ्योरी में तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही रोल था। इसके बाद इस कहानी में एंट्री हुई B.F. स्किनर्स की। B.F. स्किनर भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपना ऑलमोस्ट सारा का सारा करियर ही इसी थ्योरी पर काम करने में गुजार दिया। उसने चूहों और कबूतरों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रूव किया कि हम इंडिविजुअल्स की कंडीशनिंग करके उनके बिहेवियर्स को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं या उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके इन एक्सपेरिमेंट्स की कई वीडियोस इंटरनेट पर अभी भी मौजूद हैं, जिनको आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि किस तरह वो चूहों और कबूतरों की कंडीशनिंग करके उनसे अपनी मर्जी के काम करवा सकता था। उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को यानी इंडिविजुअल से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने को या उनके बिहेवियर्स को अपने मुताबिक मॉडिफाई करने को ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। उसने अपने इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और बिहेवियरिज्म पर उसने और जितना भी काम किया था, इस सब के बारे में अपनी 1938 में पब्लिश्ड बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिटेल से डिस्कस किया। लेकिन फाइनली 1945 में स्किनर ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिकली दिखाया और प्रूव किया कि ये देखें किस तरह से हम इंडिविजुअल्स की कंडीशनिंग कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम इंडिविजुअल्स से अपने मुताबिक काम करवाएं, हम जो चाहेंगे इंडिविजुअल्स वैसा करेंगे। वैसे तो उसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन उसका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने एक बॉक्स क्रिएट किया जिसे उसने द स्किनर्स बॉक्स बोला। इस स्पेसिफिक बॉक्स यानी स्किनर बॉक्स में एक छोटा सा लिवर लगा हुआ था जिसको दबाने पर उस बॉक्स में खाना आ जाता था। तो स्किनर ने एक भूखे चूहे को उस बॉक्स के अंदर डाला। भूखा चूहा उस स्किनर बॉक्स में थोड़ी देर घूमता रहा और जब गलती से उसने उस लिवर को प्रेस किया तो उसके बॉक्स में खाना आ गया, चूहे ने खाना खा लिया। सेम यही प्रोसेस जब चूहे ने 5-7 मरतबा रिपीट किया तो आहिस्ता आहिस्ता चूहे को समझ आ गई कि इस लिवर को प्रेस करने पर खाना मिलता है। तो उसने इस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया और एक टाइम ऐसा था कि चूहे को जैसे ही बॉक्स के अंदर डाला जाता, चूहा बगैर कहीं इधर उधर जाए सीधा जाके उस लिवर को प्रेस करता और उसे खाना मिल जाता, वो खा लेता। इसके बाद स्किनर ने इस टास्क को थोड़ा सा और मुश्किल बनाया। उस बॉक्स में एक ग्रीन लाइट लगी हुई थी। स्किनर ने उस ग्रीन लाइट को उस खाने के साथ एसोसिएट कर दिया, यानी कि उस बॉक्स में जब वो ग्रीन लाइट जलेगी तब वहाँ पे खाना रखा जाएगा और वो खाना पड़ा हुआ होगा और सेम उसी टाइम पे अगर चूहा लेवर को प्रेस करेगा तो वो खाना उसको मिल जाएगा। लेकिन जब लाइट बुझी हुई होगी तो चूहा भले ही उस लेवर को प्रेस करता रहे, उसको खाना नहीं मिलेगा। अब चूहे को थोड़ा सा टाइम तो लगा इस चीज़ को सीखने में, लेकिन कई दफ़ा की गलतियों और कई दफ़ा की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार चूहे ने इस कंडीशन को भी अडॉप्ट कर लिया। यानी चूहा समझ गया कि जब ये लाइट जल रही होगी तब मैं इस लेवर को प्रेस करूँगा तब भी मुझे खाना मिलेगा। तो फिर एक टाइम ऐसा था कि जब खाना रख के जैसे ही उस ग्रीन लाइट को जलाया जाता, चूहा जाके उस लेवर को प्रेस कर देता और उसे खाना मिल जाता। जब तक लाइट बुझी रहती चूहा उस लेवर को प्रेस नहीं करता। सेम इसी तरह एक दूसरा बॉक्स था जिसमें उस लिवर को प्रेस करने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, यानी करंट लगता था। तो उस बॉक्स में जब एक चूहे को डाला गया और उसने गलती से उस लिवर को प्रेस किया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो जाहिर बात है जब चूहे को उस लिवर के प्रेस करने पर यह सज़ा मिली तो वो थोड़ा डर गया। बाद में जब गलती से फिर से उसने उस लिवर को प्रेस किया तो उसको फिर से शॉक लगा। ऐसे ही 2-4 मरतबा जब चूहे ने उस लिवर को प्रेस किया और उसके बदले में उसको शॉक लगा तो वो सेकंड चूहा भी इस कंडीशन को समझ गया कि इस लिवर को प्रेस करने पे करंट लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो वो उस लिवर से दूर रहने लगा। वो उस बॉक्स में हर तरफ घूमता लेकिन उस लिवर के पास गलती से भी नहीं जाता। उसने उस लिवर को प्रेस करना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या प्रूव किया गया या क्या साबित किया गया, क्योंकि इस पूरी थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म में यही एक चीज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट और समझने वाली चीज़ है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा फेमस है कि थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म को इसी वजह से कई दफ़ा थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग तक भी बोला जाता है। अब B.F. स्किनर के इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि कोई बिहेवियर कितना ज़्यादा रिपीट किया जाएगा या कितना कम रिपीट किया जाएगा, इसका इन्हिसार उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है।
यानी अगर हम कोई काम करते हैं या कोई बिहेवियर शो करते हैं, हमें उसका कोई अच्छा नतीजा, अच्छा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है तो हम उस काम को लाइकली दोबारा भी करेंगे। लेकिन अगर हमें उस काम का बुरा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है तो हम शायद उस काम को दोबारा ना करें या उस काम में कमी ले आएँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली टोटल 4 कंसेप्ट्स यूज होते हैं। एक बिहेवियर, नंबर 2 स्टिम्युलाई या स्टिम्युलस, नंबर 3 रीइंफोर्समेंट और नंबर 4 पनिशमेंट। यानी कि स्टिम्युलस के जरिए किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का यूज करके बढ़ाना या घटाना। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, एक बिहेवियर किसी इंडिविजुअल का वो काम या एक्शन होता है जो कि सबसे पहले तो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल हो, यानी कि उसको देखा, ऑब्जर्व किया और नापा जा सके, और दूसरा वो किसी स्टिम्युलस का रिस्पॉन्स हो। उसे बिहेवियरिज्म में एक बिहेवियर बोला जाता है। दूसरा कंसेप्ट है स्टिम्युलस, जिसकी प्लूरल फॉर्म स्टिम्युलाई होती है, यानी उसकी जमा स्टिम्युलाई है। तो स्टिम्युलाई वो इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि स्टिम्युलाई अगर अच्छा मिलेगा तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट किया जाए। स्टिम्युलाई बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई और दूसरा रीइंफोर्सिंग स्टिम्युलाई। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई वो होता है जो कि बेसिकली एक इशारा होता है कि कब एक स्पेसिफिक बिहेवियर को परफॉर्म करना है। स्किनर्स बॉक्स में डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई वो ग्रीन लाइट थी जिसके जलने पर उस चूहे को वो लिवर प्रेस करना था, यानी वो लिवर प्रेस करने वाला बिहेवियर परफॉर्म करना था। हम अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो अगर किसी ने डॉग रखा हुआ है और वो उस डॉग को बोलेगा कि सिट, तो वो डॉग बैठ जाएगा और उस डॉग के बैठने पर फिर उसका मालिक उसको खाना देगा। तो बेसिकली ये इशारा, जिस इशारे के ऊपर किसी इंडिविजुअल को अपना वो स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करना होता है, उस इशारे को डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई यानी उस इशारे के मिलने पर जब वो इंडिविजुअल वो बिहेवियर परफॉर्म करता है तो उस बिहेवियर के परफॉर्म करने पर उस इंडिविजुअल को जो स्टिम्युलाई या जो कॉन्सिक्वेंस मिलता है उसे रीइंफोर्सिंग स्टिम्युलाई बोलते हैं। जैसे स्किनर बॉक्स में उस लिवर को प्रेस करने के बाद उस चूहे को फूड मिलता था, यानी बिहेवियर करने से पहले जो स्टिम्युलाई होता है उसे डिस्क्रिमिनेटिव स्टिम्युलाई बोलते हैं और बिहेवियर करने के बाद जो स्टिम्युलाई मिलता है उसे रीइंफोर्सिंग स्टिम्युलाई बोलते हैं। अब तीसरा कंसेप्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली किसी भी बिहेवियर का एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस होता है जिसकी वजह से उसका वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, यानी कि मोटिवेट होता है और वो इंडिविजुअल उस बिहेवियर को दोबारा से परफॉर्म करता है। जैसे कि उस पहले चूहे ने जब लिवर प्रेस किया तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंस में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली, यानी कि उसको फूड मिला। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है कि जिसमें किसी इंडिविजुअल के किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद अगर उस इंडिविजुअल को कोई बैड कंसीक्वेंस देखने को मिल रहा है तो उसका वो बैड कंसीक्वेंस वहाँ से रिमूव कर देना ताकि वो उस बिहेवियर को दोबारा से परफॉर्म करे, वो उस बिहेवियर को दोबारा परफॉर्म करने के लिए रीइंफोर्स हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि उस दूसरे चूहे ने लिवर को प्रेस किया तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, अगर उसके इस बिहेवियर पर उसको मिलने वाला ये बैड कॉन्सिक्वेंस वहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि वो इलेक्ट्रिक शॉक उसे ना दिया जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो उस लिवर को प्रेस करने से इतना ज़्यादा डरेगा नहीं। जिस तरह इस बार उसने चलते फिरते उस लिवर को नादानी में प्रेस कर दिया, नेक्स्ट टाइम भी वो ऐसे ही घूमता घूमता आएगा और किसी न किसी वक्त उस लिवर को प्रेस कर देगा, वो उसको प्रेस करना छोड़ेगा नहीं। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट का यूज़ होता है किसी भी बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए ताकि उस बिहेवियर को दोबारा से परफॉर्म किया जाए। अब चौथा और आखिरी कंसेप्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट, एक नेगेटिव पनिशमेंट, जो कि यूज़ होती है इसलिए कि उस बिहेवियर को मज़ीद परफॉर्म होने से रोका जाए या उसको कम किया जाए। अब पॉजिटिव पनिशमेंट तो बिल्कुल नॉर्मल पनिशमेंट की तरह है कि किसी इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर पर सज़ा दी जाए, जैसे कि उस सेकंड चूहे को अपने बिहेवियर पर यानी उस लिवर के प्रेस करने पर इलेक्ट्रिक शॉक मिला
तो इस पनिशमेंट के ज़रिए उसके इस बिहेवियर को डीमोटिवेट किया गया ताकि वो इस बिहेवियर को दोबारा से परफॉर्म ना करे। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? तो नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि किसी बिहेवियर को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए उसके अच्छे कंसिक्वेंसेस को रिमूव कर देना। यानी कि पहले चूहे ने जिस तरह से उस लीवर को प्रेस किया तो उसको एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस मिला, यानी उसको फूड मिला। तो अगर उस फूड को वहाँ से हटा दिया जाता तो जितनी क्वांटिटी में या जितने पैशन के साथ वो चूहा दोबारा से उस बिहेवियर को परफॉर्म करने लग गया था, तो वो चूहा शायद दोबारा उस बिहेवियर को इतना ज़्यादा परफॉर्म ना करता जितना ज़्यादा उसने इतने अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस मिलने के बाद परफॉर्म किया। यानी कि अगर उसको फूड मिल रहा है तो वो दोबारा बार बार उस बिहेवियर को परफॉर्म करेगा, उस लिवर को दबाएगा। लेकिन अगर उसको फूड ना मिलता तो जिस तरह पहली दफ़ा उसने गलती से उसको प्रेस किया, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही घूमते काम जब वो उसको गलती से ही प्रेस करता, वो जानबूझ के इस बिहेवियर को और ज़्यादा मजबूत नहीं बनाता। तो अब आई होप कि आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग अच्छे से समझ आ चुकी है और इसके तमाम कंसेप्ट्स आपको अच्छे से पता हैं। अब हम फाइनली मूव करते हैं कि B.F. स्किनर ने अपनी इस थ्योरी को लैंग्वेज लर्निंग के साथ किस तरह से एसोसिएट किया, उसने इस थ्योरी को लैंग्वेज लर्निंग के साथ किस तरह से जोड़ दिया। द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टोटली बिहेवियरिज्म के ही रूल्स और उसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जिस तरह से इंडिविजुअल्स अपने बिहेवियर्स को सीखते हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और कंडीशनिंग के तहत, सेम इसी तरह रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और कंडीशनिंग के तहत ही वो लैंग्वेज को भी लर्न करते हैं। और B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की लैंग्वेज लर्निंग में कोई भी इंटरनल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। वो लैंग्वेज को बिल्कुल इसी तरह से लर्न करते हैं जिस तरह से वो अपने दूसरे बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। इसमें पहला पॉइंट इमिटेशन का है कि बच्चे लैंग्वेज को इमिटेशन के ज़रिए लर्न करते हैं, यानी नकल उतार के सीखते हैं। जिस तरह से बच्चे अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं वो उसी तरह से करते हैं, उसी तरह से अपने बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं। सेम इसी तरह जैसे वो अपने केयर गिवर्स को बोलता हुआ देखेंगे वैसे ही वो बोलने की कोशिश करेंगे और उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से वो लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं बड़ों की देखा देखी। अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो लाजमी बात है उसके वालिदैन आपस में उर्दू में बात करेंगे, तो बच्चा अपने वालिदैन की नकल उतार के उर्दू में ही बात करना सीखेगा। सेम इसी तरह अगर कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो वो अपने वालिदैन को जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस तरह से बातें करता हुआ सुनेगा वो अपनी लैंग्वेज को भी उसी तरह से लर्न करेगा, उसी तरह से अडॉप्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का, कि बच्चे अपनी लैंग्वेज को इसी निज़ाम के तहत अडॉप्ट करते हैं। यानी कि बच्चे अगर इमिटेशन के ज़रिए किसी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं और जब वो कोई वर्ड बोलते हैं, जिस तरह से एक बच्चे ने अगर कोई वर्ड बोला है मामा, तो उस बच्चे को जब उसकी अम्मी किसेस देगी, उसको प्यार देगी, तो मतलब उसकी रीइंफोर्समेंट हुई है, उसको रीइंफोर्स किया गया, उसको इसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, तो वो बच्चा इस वर्ड को बार बार बोलने की कोशिश करेगा और आखिरकार इस वर्ड को अच्छे से बोलना सीख जाएगा। सेम इसी तरह अगर इससे थोड़ी सी बड़ी उम्र का बच्चा है तो उसको जब भूख लगेगी वो अपनी माँ से खाना मांगेगा तो उसको खाना दे दिया जाएगा, तो उसको ये कंडीशन समझ में आ जाएगी कि अगर मुझे भूख लगेगी तो जब तक मैं बताऊंगा नहीं इन्हें पता नहीं लगेगा कि मुझे भूख लगी हुई है और मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे जाके बताना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए। तो जब वो जाके अपनी अम्मी को बताएगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और उसको खाना मिलेगा, यानी उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम भी इसी चीज़ को रिपीट करेगा और करते करते वो इस चीज़ को अच्छे से बोलना सीख जाएगा, यानी कि खाना मांगना अच्छे से सीख जाएगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने कोई गाली दी और उसको अपने पापा से डांट पड़ गई तो यहाँ पे उसको इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिले, यानी उसको पनिशमेंट दी गई, और पनिशमेंट की वजह से जिस तरह इंडिविजुअल अपने बिहेवियर्स में कमी लाते हैं, सेम इसी तरह ये बच्चा इस पनिशमेंट की वजह से उन वर्ड्स को दोबारा नहीं बोलेगा, या उस बच्चे ने जो गाली वाला वर्ड यूज़ किया था उसको बहुत ही हद तक कम कर देगा, या हो सकता है मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही कर दे। सेम इसी तरह जिस तरह उस दूसरे चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक वाली पनिशमेंट दी गई तो उसने अपने बिहेवियर को ख़त्म कर दिया, इसी तरह B.F. स्किनर ने यही बोला कि लैंग्वेज लर्निंग भी इसी तरह से सीखी जाती है। बच्चा अगर कुछ बोलता है उसको रीइंफोर्स किया जाएगा तो वो उसे और ज़्यादा रिपीट करेगा, लेकिन अगर उसको पनिश किया जाएगा तो वो उन वर्ड्स या उन सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट नहीं करेगा या उनको कम कर देगा। अब तीसरी चीज़ है एरर करेक्शन।
तो एरर करेक्शन भी बेसिकली केयर गिवर्स ही करते हैं और ये भी एक तरह की रीएनफोर्समेंट ही होती है। अब रीएनफोर्समेंट मिसाल के तौर पे किसी भी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है कि बच्चे को किसेस दिए जाएं या बच्चे की ज़रूरत पूरी की जाए। अगर बच्चा कोई गलती करता है, कोई सेंटेंस गलत बोलता है या कोई वर्ड गलत बोलता है, तो उसके उस एरर को जब करेक्ट किया जाता है तो फिर भी वो एक तरह से रीएनफोर्स होता है और नेक्स्ट टाइम अपने उस वर्ड को अच्छे से बोलता है। यानी कि एक बच्चे को अगर कैट वर्ड बोलने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो उसके केयर गिवर्स उसको कैट की पिक्चर दिखाएंगे या बाहर अगर कोई कैट घूम रही है तो उसकी तरफ इशारा करके बताएंगे कि ये कैट है या दिस इज़ अ कैट या कुछ भी। तो वो जब उस कैट को देखेगा तो वो और ज़्यादा रीइंफोर्स होगा। नेक्स्ट टाइम वो जब अपने सेंटेंसेस में कैट वर्ड को यूज़ करेगा तो और ज़्यादा अच्छे से करेगा, उसकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट होगी। चौथा पॉइंट है ड्रिलिंग या रिपीटिशन। ड्रिलिंग का बेसिकली मतलब ये है कि एक ही सेंटेंस को इतनी ज़्यादा बार रिपीट करना या उसको इतना ज़्यादा बच्चे को सिखाना कि वो उसके माइंड में मुकम्मल तौर पे सेव हो जाए और उसका रिस्पॉन्स वो ऑटोमेटिकली दे दे। ज़्यादातर सेकंड लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। यानी कि एक उर्दू बोलने वाला बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहा है तो उसको शायद हाउ आर यू, आई एम फाइन की ड्रिलिंग करवाई जाए, यानी उसको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा रिपीट करवाया जाए ताकि हाउ आर यू के रिस्पॉन्स में आई एम फाइन बोलना उसकी बिल्कुल हैबिट्स ही बन जाए। और अगर रियल लाइफ में कोई उसका हाल चाल पूछता है यानी उसे बोलता है कि हाउ आर यू, तो उसको सोचना ना पड़े कि मैंने इसका जवाब कैसे देना है, उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होगा, वो फ़ौरन बोलेगा आई एम फाइन। तो ये होती है ड्रिलिंग। फिर पांचवी चीज़ है हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन भी बेसिकली ड्रिलिंग और रिपीटिशन के ज़रिए की जाती है। यानी कि ड्रिलिंग और रिपीटिशन के ज़रिए किसी सेंटेंस को बच्चे की हैबिट्स बना देना, यानी कि उसके रिस्पॉन्स को बिल्कुल ऑटोमेटिक सा कर देना। किसी सेंटेंस की बच्चे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना कि अगर रियल लाइफ में उस बच्चे का उस सेंटेंस के साथ सामना हो तो उस बच्चे को उसका रिस्पॉन्स सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े और उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑटोमेटिक निकले। अब इन सारे पॉइंट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन या बातचीत। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए या अच्छे से सीखने के लिए अपने एनवायरनमेंट या अपने केयर गिवर्स या अपने वालिदैन के साथ प्रैक्टिकल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होना लाजमी है। अगर वो प्रैक्टिकल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो लैंग्वेज को अच्छे से लर्न नहीं कर सकता। अब जब बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी को इतना ज़्यादा डीपली और डिटेल के साथ पेश किया तो ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और उसके साथ साथ बीएफ स्किनर खुद भी फेमस हो गया। बीएफ स्किनर की इसी थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म को देखते हुए, इसी को बेस बनाकर सेकंड लैंग्वेज को सीखने और सिखाने के लिए जो पुराने मेथड्स अडॉप्ट किए जाते थे उनको पीछे छोड़कर उनको चेंज करके इस थ्योरी को बेस बना के एक नया मेथड इजाद किया गया जिसका नाम ऑडियो लिंगुअल मेथड रखा गया। और फिर उस मेथड के तहत बच्चों को सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश सिखाई जाने लगी। 1950 की दिहाई यानी 1950s में ये थ्योरी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि ये और भी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर घुसती चली गई, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में। लेकिन इस थ्योरी की फेम के आगे स्पीड ब्रेकर का काम किया फादर ऑफ लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की की एक बुक वर्बल बिहेवियर ने, जो नॉम चॉम्स्की ने 1959 यानी 1959 में पब्लिश करवाई। अपनी इस बुक में नॉम चॉम्स्की ने बिहेवियरिज्म को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से। चॉम्स्की ने उस थ्योरी को बिल्कुल ही गलत करार दिया और बोला कि ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी कि ये हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई करती है कि सिर्फ बिहेवियर्स को साइंटिफिकली स्टडी करो और हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और स्पेशली लैंग्वेज लर्निंग में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा लैंग्वेज को बगैर किसी मेंटल प्रोसेस के सीख सकता है? ये थ्योरी हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई करती है। ये ना तो किसी के थॉट्स के बारे में कोई बात करती है, ना किसी इंडिविजुअल्स के इमोशन के बारे में कोई बात करती है। इसका बस ये मानना है कि हम बिहेवियर्स को साइंटिफिकली स्टडी करें, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को, तो हमें हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग में ह्यूमंस का दिमाग स्पेशली बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और ह्यूमन के इस मेंटल प्रोसेस को इस तरह से इग्नोर करना किसी किस्म की अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं है।
अगर लैंग्वेज लर्निंग में कोई भी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व ना होता, सिर्फ और सिर्फ नकल उतार के बच्चा अगर लैंग्वेज सीख रहा होता, तो वो लैंग्वेज के सिर्फ उतने ही सेंटेंसेस सीखता जो कि उसने अपने बड़ों से सुने हैं। लेकिन बच्चा सिर्फ उतने ही सेंटेंसेस नहीं बोलता। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा ग्रामर किसी से भी नहीं सीखता, लेकिन फिर भी वो ग्रामर को अच्छे से यूज़ करता है। वो बड़ों को सिर्फ बातें करता हुआ देखता है, लेकिन लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से और क्रिएटिवली यूज़ करता है, स्पेशली ग्रामर को, जो कि अगर हम बड़े अगर किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस सेकंड लैंग्वेज की ग्रामर को हम इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते जितना एक छोटा बच्चा अपनी लैंग्वेज की ग्रामर को अच्छे से यूज़ करता है। अगर उसने कोई नया वर्ड सीखा है या उसने कोई नया सेंटेंस सीखा है तो उसका मेंटल प्रोसेस इतना तो डेवलप्ड होता ही है कि वो बच्चा उस सेंटेंस को या उस नए वर्ड को किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ करने के काबिल होता है। यानी कि वो बच्चा उस नए वर्ड को फ्यूचर टेंस में यूज़ करेगा तब भी अच्छे से यूज़ करेगा, पास्ट टेंस में यूज़ करेगा तब भी अच्छे से यूज़ करेगा और प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेगा तब भी अच्छे से यूज़ करेगा। लेकिन जैसे कि बिहेवियरल थ्योरी या बीएफ स्किनर बोलता है कि लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ इमिटेशन के ज़रिए ही की जाती है, तो इमिटेशन के ज़रिए तो बच्चे को सिर्फ वही कंटेक्स्ट याद होना चाहिए जिस कंटेक्स्ट में उसने अपने बड़ों को वो वर्ड बोलता हुआ सुना है। यानी कि बच्चे ने अगर कोई न्यू वर्ड सीखा है तो उसने अपने बड़ों को वो वर्ड जिस कंटेक्स्ट में बोलता हुआ सुना था, तो उस बच्चे को वो वर्ड उसी कंटेक्स्ट में रिपीट करने के काबिल होना चाहिए था। लेकिन वो बच्चा उस एक ही वर्ड को हर कंटेक्स्ट में अच्छे से यूज़ करने के काबिल बन जाता है और अपने आप इस काबिल होता है कि वो जैसे चाहे जिस तरह से चाहे उस वर्ड को यूज़ करे। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं है, ये मेंटल प्रोसेस होता है और उसका माइंड ही उसको इतना डेवलप बनाता है कि वो बच्चा अपनी ग्रामर को या अपने न्यू वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करे। इसके अलावा नोम चॉम्स्की ने बिहेवियरल थ्योरी का एक और पॉइंट जो कि ड्रिलिंग का पॉइंट है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। यानी कि जैसे बीएफ स्किनर ने ये बोला था कि किसी सेंटेंस की बच्चे को ड्रिलिंग करवाई जाए ताकि अगर उस सेंटेंस के साथ उसका कभी भी आमना सामना हो तो उस बच्चे का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सामने आए। लेकिन नोम चॉम्स्की ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया कि अगर हम बच्चों को ड्रिलिंग करके किसी सेंटेंस को उनको सिखाएंगे तो लाजमी तो नहीं है कि बाहर की दुनिया में या प्रैक्टिकल लाइफ में उनका ऐसे सेंटेंस के साथ सामना हो ही हो, क्योंकि बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में तो कंटेक्स्ट डिफरेंट होते हैं। हम अगर एक कंटेक्स्ट में बच्चे को किसी स्पेसिफिक सेंटेंस की ड्रिलिंग करवाते हैं तो लाजमी नहीं है कि बाहर उस बच्चे का ऐसे सेंटेंस के साथ किसी ऐसी सिचुएशन में आमना सामना हो। प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं और कई बार खुद से क्रिएटिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो उस बच्चे ने सीखा था तमाम सिचुएशंस में काबिल अमल नहीं होता, बल्कि सिर्फ चंद ही सिचुएशंस में काबिल अमल होता है। तो नोम चॉम्स्की के इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद आखिरकार इस थ्योरी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती चली गई और फिर नोम चॉम्स्की के बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने भी इस थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और फिर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करके इस थ्योरी को पीछे छोड़ के इस थ्योरी के जवाब में नई नई थ्योरीज बनाई। अब जब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला और इस थ्योरी के जवाब में और कई नई थ्योरीज बनाई गई जिनका ज़्यादा फोकस मेंटल प्रोसेस पे था, तो इस थ्योरी की वैल्यू ज़ाहिरी बात है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन क्या आज के दौर में ये थ्योरी यूज़ होती है या इस थ्योरी का कोई काम है, या हमने इस थ्योरी को पढ़ने में हमें टाइम ही वेस्ट किया है? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। ये थ्योरी आज की लाइफ में, आज की प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। इस थ्योरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में होता है, जहाँ पर बेसिकली बिहेवियरल इंटरवेंशंस को या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इस थ्योरी को यूज़ करके थेरेपी के ज़रिए किसी के बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है। किसी बच्चे को नई चीज़ें सीखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा स्पीच थेरेपी भी इसकी एक आम मिसाल है और भी बहुत सारी बीमारियां जैसा कि ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी इसी थ्योरी का यूज़ करते हुए ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इन सब के अलावा एजुकेशन की फील्ड में भी बिहेवियरिज्म का काफ़ी रोल है। यानी किसी इदारे में अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है या वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, या अगर किसी दिन एक बच्चे ने अच्छा सबक सुनाया तो बाकी क्लास से उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है, जिससे वो बच्चा रीइंफोर्स होता है और नेक्स्ट टाइम भी अपने इस बिहेवियर को परफॉर्म करने की कोशिश करता है।
सेम इसी तरह किसी एजुकेशनल इदारे में अगर किसी बच्चे के बिहेवियर्स अच्छे नहीं हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव पनिशमेंट का यूज़ करके उसके बिहेवियर्स को कम करने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आपको ये बिहेवियरिज्म अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो मैंने पहले ही कहा था कि शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि बिहेवियरिज्म का ये कंसेप्ट स्पेशली ओपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल था समझने में, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आपको बिहेवियरिज्म का हर कंसेप्ट डिटेल से बताया है ताकि आपको इस थ्योरी के बारे में हर चीज़ की अच्छे से समझ आए। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो या आप उसको ना समझ पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब अगर आप मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे रीइंफोर्स करना चाहते हैं तो मुझे रीइंफोर्स करने के लिए आपको बस इतना करना है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, या इसे अपने फेसबुक पे अपलोड कर दें या इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, ताकि अगर किसी और को भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो वो मेरी ये वीडियोस देख के इसको अच्छे से समझ सके। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।